You cannot have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday। ठीक, देखो बात एकदम सही है। बात क्या है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो रहना चाहिए कैसे कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दयाराम सिंह आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुमार कंचन जय हिंद जय हिंद। ठीक है, देखो बात सही है कि यू कैन नॉट हैव अ बेटर टुमारो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट येस्टरडे। अगर हमने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं और हमें उन्हें सुधार के आगे बढ़ने का मौका मिला और हम बढ़ जाते हैं, तब तो है बात एकदम सही। और यदि हम जो पास्ट की गलतियां हैं अभी भी हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, यार वैसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर तब पढ़ लिए होते तो आज सिलेक्शन हो गया होता, तो आप ये समझो कि आप अपना जो फ्यूचर है वो भी स्पॉइल ही कर रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है कि पास्ट में मत सोचो व्हाट हैपेंड, आज से लेके आगे क्या होगा उसकी प्लानिंग करनी है और तभी आप एक बहुत अच्छा सा जीवन जी सकते हैं। भाई पास्ट में क्या हुआ है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, जो हो गया है वो डेड है, ठीक है, लेकिन आज से लेके इन फ्यूचर क्या होगा मैं उसको ज़रूर बदल सकता हूँ। तो यदि मेरे पास एक अच्छा प्लान है कि मैं फ्यूचर को ऐसे बदलूंगा अपने, तो आप यकीन माने कि प्रेजेंट से शुरू करो, फ्यूचर भी बेटर होगा और पास्ट अपने आप खूबसूरत होता चला जाएगा। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। तो कभी भी पास्ट को लेके बहुत रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपके शुरू होते हैं बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन एक मुहावरा होता है, इसका क्या मतलब होगा? प्रोग्रेस फास्ट होगा, टेक क्विक एक्शन होगा, ट्रिक समवन होगा या बिलीव समवन इजीली होगा? जल्दी से बताएं पुल अ फास्ट वन का आंसर क्या होगा। देखते हैं आज क्या क्या स्कोर होने वाला है। और सुनो 10-10 के 3 लैप्स हैं, यानी कि आपको कितने बेटा 30 क्वेश्चंस करने और हर 10 क्वेश्चंस के बाद आप मुझे बताते चले जाएंगे कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग आ रहा है। पुल अ फास्ट वन, प्रोग्रेस फास्ट करना या टेक क्विक एक्शन, ट्रिक समवन या बिलीव समवन इजीली। करें शुरू। अब आप देख सकते हो कि आपके इडियम्स कितने कमजोर हैं। बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिक समवन। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिक समवन, बिल्कुल सही। सी करेक्ट आंसर होगा ट्रिक समवन। ऑलमोस्ट सभी का गलत है, आप खुद देख सकते हैं। ओके, पुल अ फास्ट वन इज एन ईडियम दैट मीन्स टू एंगेज इन अ डिसीटफुल प्रैक्टिस टू प्ले एन अनफेयर ट्रिक। समझ गए? बुरे कामों में लिप्त रहना, अनफेयर ट्रिक को प्ले कर देना। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही पुल्ड अ फास्ट वन व्हेन ही गेव मी दैट फेक एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। मतलब उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया जब उसने मुझे ये फास्ट जो फेक था एम्प्लॉयमेंट जो रिकॉर्ड दिखाया था, तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया। समझ गए? ट्रिक समवन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट बताएं। डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट इट। अगर मैं कहता हूं यू डू नॉट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट इट, तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, इसका क्या मतलब होगा एक बार चेक करके बताएं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ऐसे है बच्चों। टू हैव नो नॉलेज अबाउट समथिंग, पहला तो आपको समझ ही आ गया होगा, बाकी नीचे वाला भी देख लो। टू हैव नो नॉलेज अबाउट समथिंग, द टाइम दैट यू कैन नो लॉन्गर चेंज योर माइंड और व्हेन यू हैव टू डू व्हाट यू आर डूइंग नाउ, or to use all your strength and ability to achieve something, or to be in very vicious combat, and to say you will deal with the problem when you need to and better not before। ठीक है, करेक्ट आंसर बताएं क्या आंसर होगा। क्या लिखा गया? डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट इट, यू डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट इट। फटाफट आंसर बताएं क्या आंसर होगा। करो भी, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करें। देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, देखें बहुत अच्छे। इस बार भी आंसर्स अलग अलग ही हैं, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। कुमार कंचन कैसे निकाल लिया आपने, बिल्कुल सही बात है। टू हैव नो नॉलेज अबाउट समथिंग, बेटा डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट इट, तुम इसके बारे में फर्स्ट थिंग भी नहीं जानते, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, तो टू हैव नो नॉलेज अबाउट इट, तुम्हें इसका जरा सा भी ज्ञान नहीं है। याद रहेगा? ठीक है, आ जाओ, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने कहा ना कि भाई क्लास जो होगी वो ऐसी होगी कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चंस नए कराए जा रहे हैं, जिससे हमारी नॉलेज बढ़ने वाली है। इसमें ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये जो क्वेश्चंस आप करा रहे हो हमें नहीं आते तो हम यहाँ क्या करेंगे। भाई ये नए क्वेश्चंस हैं, आप सीखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कभी कभी बिल्कुल नए ईडियम्स भी तो आते हैं और बाकी तो आप प्रीवियस से तैयारी कर लेते हो। तो हमने क्या लिखा? इट मीन्स टू नॉट नो एनीथिंग अबाउट समवन
or something to emphasize that you know absolutely nothing about it. So I do not know the first thing about computers, so you will have to explain this to me really slowly. भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो जरा मुझे ध्यान से धीरे धीरे समझाओ, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंड ऑन सेरेमनी। बेटे स्टैंड ऑन सेरेमनी क्या होगा? टू एक्सपेक्ट that everything is done in a proper and very formal way, to finish something, to give it away so that it is no longer your responsibility, to say that having different experiences makes life fun and interesting, to do something slowly। करो भी आंसर, स्टैंड ऑन सेरेमनी का आंसर क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर मुझे करके दिखाएंगे, फटाफट करो भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैंड ऑन सेरेमनी। अब कोई सेरेमनी होती है तो सेरेमनी में क्या होता है, ध्यान से सोच के देखो। ये स्टैंड ऑन सेरेमनी है, तो सेरेमनी है टू एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग इज डन इन अ प्रॉपर एंड वेरी फॉर्मल वे हुआ होगा, टू फिनिश समथिंग और टू गिव इट अ वे दैट सो दैट इट इज़ नो लॉन्गर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ख़त्म कर दिया, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टू से दैट हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंस मेक्स लाइफ फन एंड इंटरेस्टिंग, टू डू समथिंग स्लोली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? To expect that everything is done in a proper and very formal way. A will be the correct answer। बहुत बढ़िया। My phone battery is running low। ठीक है, तो लक्ष्मी भाई चार्जिंग पे लगा लो फ़ोन, पास में ही कोई चार्जिंग का कनेक्शन होगा। It means to observe or adhere strictly और insistly to formalities और ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल से जुड़े हुए रहना, ठीक है। जैसे आपने कहा वी हैव ऑल बीन एक्वायर्ड ऑलरेडी, मतलब हम सबको एक्वेंटेंट परिचित हैं ऑलरेडी, सो देर इज़ नो नीड टू स्टैंड ऑन सेरेमनी फॉर दिस इंटरव्यू। तो भाई अब स्टैंड ऑन सेरेमनी यानी कि फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यू जो हैं वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो यार अब यहाँ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत कहाँ रह जाती है। गुड मॉर्निंग भाई गोविंद, गुड मॉर्निंग। हैव अ ब्लास्ट का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? टू टेल समवन टू बी पोलाइट एंड टू यूज़ गुड मैनर्स, something that you find very easy to do, to say that it is someone else's responsibility to make a decision or to do something, or to have a very good time। क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताएं। वेल डन, बहुत बढ़िया। जय हिंद भाई गजेंद्र प्रताप, आपको मुहावरे कैसे लग रहे हैं? जल्दी से मुझे बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं कि मुहावरे कैसे लग रहे हैं, फटाफट बताते जाओ भी, क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर मार्क करो। सी आंसर होगा, सी आंसर होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। अरे यार ये तो आसान था, आपने कहा टू से दैट इट इज़ समवन एल्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ डिसीजन और डू समथिंग, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ देखने की कोशिश करो, हैव अ ब्लास्ट मतलब क्या है? वी हैव अ ब्लास्ट इन द पार्टी, हमने बहुत मज़े किए थे। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। टू हैव अ वेरी गुड टाइम, वी हैव अ ब्लास्ट इन द पार्टी, याद आ रहा है कि हमने पार्टी में ब्लास्ट कर दिया, पूरे मज़े लिए थे। तो करेक्ट आंसर बेटा डी होगा, किसी का भी सही नहीं, एक एन देशवाल ने अब सही करा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। तो हमने क्या लिखा? इट मीन्स समवन इंगेजिंग इन अ हैप्पी फन लविंग लाफेबल टाइम एट अ फंक्शन और एन इवेंट के लिए लेके, टू हैव अ वेरी फन और एक्साइटिंग टाइम वट एवर। एग्जाम्पल के लिए कहा गया द फूड वॉज गुड एंड वी हैड अ ब्लास्ट, फूड बहुत बढ़िया था, बहुत मज़े किए, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग अस टू द पार्टी। आ गया समझ? गुड मॉर्निंग भुवनेश्वर, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताओ, देखो आ रहे ना क्वेश्चन समझ बढ़िया बढ़िया से। नेक्स्ट बताओ, लुक आउट फॉर नंबर वन। भाई लुक आउट फॉर नंबर वन क्या होगा? टू हैव डिफिकल्टी डूइंग समथिंग और टू एक्सपीरियंस अ डिफिकल्ट पीरियड, टू हेल्प समवन विथ समथिंग, to do something so that you will get all the benefits, and to be difficult to find or to be very isolated and remote। आंसर बताएं क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर मार्क करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर मार्क करो। लुक आउट फॉर नंबर वन। सबके आंसर्स अलग अलग आने लग जाते हैं, क्वेश्चंस के देख रहे हो आप, बहुत बढ़िया। देखो ना सबके अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ठीक है, करें शुरू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमने क्या कहा, लुक आउट फॉर नंबर वन, नंबर वन के लिए बात करो, ठीक है ना। तो अगर आप नंबर वन के लिए बात करोगे तो टू डू समथिंग सो दैट
यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स। बेटा अगर तुम नंबर 1 हो तो दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ तुम्हारे लिए हैं, यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स। बात सही है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमने क्या लिखा, लुक आउट फॉर नंबर 1 मीन्स टू पुट समवन्स ओन नीड्स, कंसर्न्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर दोज ऑफ एनीवन एल्सेस। फॉर एग्जाम्पल, द ओनली वे you are going to get ahead in this business is if you look out for number 1। कि भाई क्या अगर तुम नंबर 1 की बात करते हो तभी आप इस बिजनेस में टिक सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, लिक योर वुंड्स। बेटा लिक योर वुंड्स का आंसर क्या होगा, टू स्टार्ट टू डू समथिंग बिफोर ऑल द प्रिपरेशंस हैज बीन डन, और टू स्वेयर अ लॉट, या फिर टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस और डिफीट, या फिर a way to ask someone what they are thinking about। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, लिख योर वर्ड्स। जल्दी से आंसर मार्क करेंगे, करो भी क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो भी, क्या आंसर होगा। ये आपको याद होगा, लिक योर वुंड्स। बेटा नए लग रहे हैं ना मुहावरे, ये तो बता दो एक बार। अगर मुहावरे लग रहे हैं कि हाँ सर नए नए हैं बिल्कुल, तो यस लिखेंगे, नहीं लग रहे हैं तो नो लिखेंगे, ठीक है। जल्दी से करो, लिक योर वुंड्स। ये थोड़ा आसान है, टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस और डिफीट। भाई लिक योर वुंड्स क्या था कि कुछ गलतियां हुई हैं, तो नाउ आई एम लिकिंग माई वुंड्स, मतलब मैं उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप समझो, रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, बिल्कुल जैसे डॉग होता है उसको चोट लग जाती है तो यूजुअली कहा जाता है कि वो अपने लिक करके उसको पूरे वुंड को क्लियर कर देता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड टू कम आउट फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस, या डिफीट से बाहर निकल आना, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़िया, हमने क्या लिखा, इफ़ यू से दैट समवन इज लिकिंग देयर वुंड्स, you mean that they are recovering from their after being defeated or made up feel ashamed or unhappy। For example, the British team was returning home yesterday to lick its wounds after defeat by India। ठीक है, आज बेटा अरे यार की तो आज तो कोई और ही लिक वंस वुंड्स कर रहा होगा, ठीक है। इंडिया की हालत कल आप सबने देख ही ली थी, तो थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो गया। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल रोड्स लीड टू रोम। ऑल रोड्स लीड टू रोम का आंसर बताएं क्या होगा, टू सर्च फॉर समथिंग, टू सी थिंग्स फॉर अहेड, टू गो ऑन अ रोड ट्रिप, टू फाइंड डिफरेंट वेज टू अचीव समथिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट फटाफट आंसर दो भाई, इसका आंसर क्या होगा। बताओ बताओ क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ये आसान है, देख रहे हो सबका सेम आंसर आ रहा है, डी डी डी। एंड देशवाल, इस बार आप अलग करोगे, बाकी बार सही करते हो। ऑल रोड्स लीड टू रोम, सारे रास्ते रोम ही तो जाते हैं। अगर आप भी कह रहे हो टू सी थिंग्स फार अहेड, बहुत दूर देख लेना, नहीं बेटा सही तो था। दिस इज टू फाइंड डिफरेंट वेज टू अचीव समथिंग, मतलब कितने भी तरीके ढूंढ लो, डिफरेंट रोड्स, लेकिन अचीवमेंट सेम ही होगा। तो फाइंड डिफरेंट वेज टू अचीव समथिंग, कि आप कितने भी अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं एक ही चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन। भी देखो आपने कहा द फ्रेज all roads lead to Rome means that there can be many different ways of doing something। बहुत तरीके हो सकते हैं किसी काम को करने के, जैसे some people have to memorize a concept while others can remember by just going through them once। It is in the long run all roads lead to Rome, मतलब भाई इन द लॉन्ग रन कैसे भी मान लो, बात सीधी सी है कि सारी रोड एक जगह ही जाती है, देना सबको एग्जाम ही है, ठीक है। चलो ये बताओ 11th आवर, खुश हो गए होगे देखते ही, सिमिल्टेनियसली होगा, एट द लास्ट मोमेंट होगा, रैंडमली होगा, या ऑन द स्पर होगा। खुश हो गए होगे देखते ही कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट में आंसर मार्क करो, क्या क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। इसको देख के तो खुश हो गए होगे कि सबसे आसान आया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, देख रहे हो ना आंसर सारे सही, बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट होता है बेटा 11th आवर। घड़ी में 12 घंटे होते हैं, 11वां आखिरी घंटा होता है। अगर 12वां आखिरी घंटा होता तो 13 बज जाते, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो 12 ही बजते हैं, 13 के बाद मतलब टाइम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, इफ समथिंग हैपन्स एट द 11th आवर इट हैपन्स राइट एट द लास्ट मिनट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी घंटे में, यानी कि लास्ट में उसने अपने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट बताओ, डे इन डे आउट, अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, ऑल्टरनेट डेज होगा, नेक्स्ट डे या प्रीवियस डे। देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्ट करते हैं, डे इन डे आउट को।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है अभी मुझे भी देख के कि आप आंसर दे रहे हो। और मैं आपको कह रहा हूँ पेन पेपर पास में रखो, आपका एक कलेक्शन भी तो होगा ना वोकैब का, जहाँ आप सारी वोकैब लिखते होगे। तो आपको जो नए मुहावरे लग रहे हैं प्लीज़ वहाँ नोट कर लें, ठीक। तो आपको हो सकता है क्लास याद ना रहे, पीडीएफ्स को संभालना भी आजकल बहुत मुश्किल है, बट वी शुड हैव द प्रॉपर नोट्स। और देखो मैं आपको अपना बता दूँ, मेरे से मैं अपनी स्टडीज़ के बारे में बताऊँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इतना पता है कि भाई मैं तभी चीज़ें याद रख पाता हूँ जब मैं उनको लिख लेता हूँ। मैं हमेशा चीज़ें नोट डाउन करता हूँ प्रॉपर तरीके से, और जब तक वो अपने नोट्स में नहीं होगी तब तक मुझे याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है, और मुझे पीडीएफ और इन सब से पढ़ने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता है। चलो शुरुआत करते हैं। तो बेटा डे इन डे आउट का मतलब होता है जब से दिन निकलता है, जब दिन ढलता है, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक डे इन डे आउट, ठीक। तो करेक्ट आंसर होगा अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट ऑल्टरनेट डे। बेटा ऑल्टरनेट डे नहीं होगा, डे इन डे आउट का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। तो आप पीरियड ऑफ टाइम को आप क्या कह सकते हो, डे इन डे आउट कह सकते हैं। हाँ भाई मैंने वहाँ भी पढ़ाया है, ठीक है। बहुत सारी जगह पढ़ाया है यार, एक बार बताओ, आई हैव 14 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने इतने सालों में कई सारी जगह पढ़ाया होगा, ऑलमोस्ट सब जगह पढ़ाया है गोविंद, है ना। तो बस ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वहाँ पे। लेट्स सी नाउ, हमारा क्वेश्चन है इफ़ यू हैव टू डू समथिंग एवरी डे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, पर्टिकुलरली इट इज़ बोरिंग, यू हैव टू डू इट डे इन डे आउट। फॉर एग्जाम्पल द किड्स कीप फाइंडिंग ट्रबल डे इन डे आउट, हमेशा बच्चे गलतियां ही करते रहते हैं, कभी भी उन्हें काम दे दिया जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताएं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम सर को हर जगह ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट बताओ। क्रैक ऑफ डे ऑन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग को कहते हैं, इवनिंग को कहते हैं, मिडनाइट को कहते हैं, अर्ली नाइट को कहते हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा, फटाफट आंसर दो। ये आसान है, ये वाला आसान है ना। ये आसान है बिल्कुल, जल्दी से बताएं। क्रैक ऑफ डेन क्या होता है? देखो डेन का मतलब ही सुबह होती है, ठीक है। अब क्रैक ऑफ डेन है, जैसे कहते हैं ना डे ब्रेक हुआ है, अभी अभी सुबह हुई है, इसका मतलब अर्ली मॉर्निंग विल बी द करेक्ट आंसर। अर्ली मॉर्निंग विल बी द करेक्ट आंसर है, वेल डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा द फ्रेज क्रैक ऑफ डेन रेफर्स टू द अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन अप सिंस द क्रैक ऑफ डेन, ठीक है, ये होगा। अब देखो मैं कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जैसे हमने 10 क्वेश्चंस किए थे अभी, आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं अब उसे ध्यान से देख लो क्या क्या है, समझो। अब है बच्चे ब्रेक द बैंक, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज़ बहुत महंगी है उसको हम कहते हैं बेटा ब्रेक द बैंक, ठीक है। आई हैड टू ब्रेक द बैंक टू बट दीज शूज़, मतलब आई हैड टू ब्रेक द बैंक टू बट दीज शूज़, मतलब सिर्फ इन जूतों के लिए मैं अपना मतलब पूरा का पूरा बैंक ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मतलब गेट सो मच एक्सपेंसिव शूज़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है टू हैव स्टिकी फिंगर्स, ये तो याद ही रहेगा, ब्रेक द बैंक की मतलब कुछ इतना महंगा है कि तुम्हें बैंक लूट के लाना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं इस छोटे से काम के लिए बैंक तो नहीं लूटूंगा। नेक्स्ट आपने कहा टू हैव स्टिकी फिंगर्स अ प्रोपेंसिटी टू स्टील, कुछ लोगों को वो होता है ना बेटा चुराने की आदत, ठीक है। अच्छा उस पागलपन को क्या कहते हैं, जरा लिख के दिखाओ, स्पेलिंग लिख के दिखाओ। जिस आदमी को मतलब स्टीलिंग का मैनिया होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखता हूँ कितने बच्चों को स्पेलिंग याद है, ठीक। तो हमने क्या लिखा, टू हैव स्टिकी फिंगर्स, उसकी स्टिकी फिंगर्स है, मतलब जहां जाता है कुछ ना कुछ की उंगलियों से चिपक जाता है, इसका मतलब चुराने की आदत है। द कैशियर हैड अ स्टिकी फिंगर, ही स्टोल द मनी एंड ran फ्रॉम द बैंक, पैसा चुरा के भाग गया, ठीक है। एमनेसिया तो बेटा लॉस ऑफ मेमोरी होता है। हाँ क्लैप्टोमैनिया इज द करेक्ट आंसर, विश्वजीत विश्वा बिल्कुल सही बात है, इट इज कॉल्ड क्लैप्टोमैनिया। आप भी कई दिन बाद क्लास में दिखाई दिए विश्वजीत। क्लैप्टोमैनिया होगा, एमनेसिया नहीं होता है भाई। एफेजिया होता है जब साउंड की कमी हो जाए, एमनेसिया जब मेमोरी चली जाए आपके धीरे धीरे, ठीक है। एनाल्जेसिया मतलब होता है आपको ये पेन की कमी होने लग जाए, ठीक, पेन ना हो, फिजिकल पेन ना हो, यानी कि आपकी बॉडी स्लम्बर में चली जाए। क्राई फॉर द मून सबसे आसान है, टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज रादर डिफिकल्ट, कुछ लोग क्राई फॉर द मून ही करते हैं ना। आज ही पढ़ा है, अब रेगुलर रहूंगा, ओके बच्चे। तो हमने क्या लिखा, क्राई फॉर द मून का मतलब है टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज ज्यादा डिफिकल्ट। यू आर क्राइंग फॉर द मून फॉर दिस कंसर्ट टिकट, यार इस कंसर्ट का टिकट मिलना आसान नहीं है, ये तो समझो क्राई फॉर द मून है, ठीक है। जैसे किसी ने कहा बुर्ज खलीफा में एक रात रुकना है तो क्राई फॉर द मून है, ठीक है। आज जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है टू क्विट और स्टॉप एडिक्टिव और डेंजरस बिहेवियर, यानी कि गो कोल्ड टर्की। बेटा गो कोल्ड टर्की का मतलब होता है
टू क्विट और स्टॉप एडिक्टिव और डेंजरस बिहेवियर, यानी कि ठंडा पड़ जाना, अपने बैड बिहेवियर को लॉस कर देना, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड टू क्विट और स्टॉप एडिक्टिव और डेंजरस बिहेवियर। नो वन कुड बिलीव दैट माई फादर लेफ्ट ईटिंग स्वीट्स, ही वेंट कोल्ड टर्की व्हेन द डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट ही हैज़ डायबिटीज़। तो एकदम से कोल्ड टर्की हो गई, यानी कि बड़े एग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा मीठा खाते थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपको नहीं खाना है, आपको डायबिटीज़ है, तो मतलब कोल्ड टर्की, यानी कि बिल्कुल शांत पड़ गए एकदम से, ठीक है, सारे एक्साइटमेंट खत्म हो गए। लाइट एट द एंड ऑफ टनल, यानी कि कहीं ना कहीं टनल के लास्ट में लाइट है। सीइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर, देखो ये बहुत अच्छा है कि अगर आपसे कोई कहता है, जैसे कहते हैं ना रे ऑफ होप, कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, तो उसी के लिए हम कहते हैं बच्चे क्या, सीइंग साइन टू इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर, यानी कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आज हम कितने भी अंधकार में क्यों ना हो, लेकिन हर टनल का कोई ना कोई एंड होता है, यानी कि वहाँ लाइट जरूर दिखाई देगी। बहुत अच्छा मुहावरा है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आपने कहा आई सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर माई रिलेशनशिप विद हर, मतलब उसके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए बच्चों मुझे कहीं ना कहीं टनल पे लाइट दिखाई देती है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, ठीक है, ओके। चलो कोस्ट गार्ड के लिए फुल मॉक लेके आए, ओके बेटा धर्मवीर, बहुत बढ़िया। और कोई बात बताएं, ठीक है। और बेटा एमनेजिया लॉस ऑफ मेमोरी होता है, ठीक, आप उसको ना लिखें, एमनेजिया लॉस ऑफ मेमोरी होता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है टू क्लीन समवंस क्लॉक, बेटा किसी की क्लॉक को साफ करना। चलो एक बार फिर शुरू करते हैं, बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ में देखते हैं कितना आता है, ठीक है। बेटा रे ऑफ होप भी कह देते हैं उसको, विश्वजीत रे ऑफ होप हो जाता है कि आशा की एक किरण है ना, देर इज लाइट एट द टनल एंड ऑफ द टनल, यानी कि कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ है, आपका रास्ता जरूर मिलेगा, ओके। नेक्स्ट आओ, टू क्लीन समवंस क्लॉक को क्या कहेंगे, अ ग्रेट आर होगा, गिव समवन अ बीटिंग होगा, अ ग्रेट सॉरो होगा, या अ ग्रेट डील होगा। आंसर मार्क करो, करो भी जल्दी से। टू क्लीन समवंस क्लॉक, ग्रेट ऑनर, किसी की घड़ी साफ कर देना, ठीक है। तो बच्चों गिव समवन अ ग्रेट बीटिंग, बेटा समवन अ बीटिंग, किसी को बीट कर देना, ठीक। गड़बड़ हो गई, सब लोगों का आंसर ऑलमोस्ट गलत है। देखो द इडियम टू क्लीन समवंस क्लॉक मीन्स टू गिव समवन अ सिवियर थ्रैशिंग, टू बीट समवन अप, टू इट ऑल्सो मीन्स टू थॉरोली ट्रांस और डिफीट समवन, किसी को पूरी तरीके से खत्म कर देना, ठीक है। बीट समवंस क्लॉक का मतलब समझ रहे हैं ना, क्लीन समवंस क्लॉक की तुम्हारा वक्त ही हमने साफ कर दिया, अब तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने कहा ही हैज़ मच बिगर देन यू एंड, बेटा ही इज़ मच बिगर देन यू एंड यू कुड ईजिली क्लीन योर क्लॉक, ठीक है ना, वो तुमसे ज़्यादा बड़ा है और तुम आसानी से अपनी मतलब क्लॉक को साफ कर सकते हो, यानी कि खुद ही डिफीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, द गिफ्ट ऑफ द गैप, बेटा द गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होगा, अ टैलेंट ऑफ आर्ट होगा, अ टैलेंट ऑफ सिंगिंग होगा, अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होगा, अ टैलेंट ऑफ निगोशिएटिंग होगा। आंसर बताएं क्या आंसर होगा गिफ्ट ऑफ द गैप। इसको देख के भी आप खुश हो गए होगे, आ गया हमारे काम का मुहावरा। मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे भी पता है कि कितना आता है, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं ये सब आपको आते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप, अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते ही खुश हो गए होगे, ये आया है मुहावरा जिसे हम एकदम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। हमने कहा द फ्रेज द गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स एन एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली एंड टू परसुएट पीपल टू डू वॉट यू वॉन्ट। तो आपने कहा शी हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, शी शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग। बहुत अच्छा बोलती है, तो इसको सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करना चाहिए। चलो नेक्स्ट बताओ तुम। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। आ जाओ बेटा, डैगर्स ड्रॉन, ये भी आसान। ऑन अ टाई होगा, टू क्लोज अ डील होगा, या टू चार्ज समबड़ी होगा, ऑन इनिमिकल टर्म्स होगा। ये अच्छा है, लेकिन हमने बनाया बहुत खूबसूरती के साथ है, बस ये देखना है कि आप कितने सही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मुहावरा आसान है लेकिन हमने बनाया बहुत अच्छे से है, ठीक। तो देखते हैं क्या करेक्ट आंसर मार्क करते हो, करो भाई। हाँ, फाइनली यू गेट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन कि डैगर्स ड्रॉन होता है खंजर का निकल जाना। तो टू ऑन अ टाई तो होगा नहीं, टू क्लोज अ डील नहीं होगा, चार्ज समबड़ी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे लेकिन नहीं हुए हैं। और उसके बाद आता है ऑन इनिमिकल टर्म्स, यानी कि बहुत बुरे संबंध में होना, इनिमिकल टर्म्स में होना, बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चों ने बी आंसर दिया है फिर भी। A daggers drawn means by two people or groups are at
डेगर्स ड्रॉन, इसका मतलब दे आर एंग्री एंड रेडी टू फाइट और आर्ग्यू विद ईच अदर, मतलब लड़ने के मूड में, पूरी तरीके से कट्टरता के साथ में। द टू साइड्स हैव बीन एट डेगर्स ड्रॉन फॉर सम मंथ्स नाउ विद नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन रिलेशंस, मतलब कोई साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, दोनों के दोनों पूरी तरीके से लड़ने के मूड में ही बैठे। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, बताएं क्या आंसर होगा। वॉज इन टेंशन, कैप्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, या ब्राइब्ड द ऑफिशियल, या टुक नो नोटिस। बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। अब देखते हैं क्या करते हो इस क्वेश्चन के साथ आप। करो भी जल्दी से, क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा। निधि थोड़े से कंफ्यूज हो गए ना इस बार, बहुत बढ़िया, देखो हो गए। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, हर नर्व टटोल देना, ठीक है, यानी कि हर काम कर देना, हर नर्व को टटोलना। तो वॉज इन टेंशन कैसे हो सकता है बच्चे, मुहावरे का आंसर मुहावरा ही है, कैप्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि किसी भी चीज़ को ना छोड़ना, स्ट्रेन एवरी नर्व, हर चीज़ टटोल के देख लेना, बी करेक्ट आंसर होगा। हो गया ना कंफ्यूज। तो ईडीएम का आंसर भी ईडीएम ही था। द फ्रेज टू स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स टू मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट, अपनी पूरी मेहनत लगा देना, लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, शी इज स्ट्रेनिंग एवरी नर्व टू गेट द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम, पूरी जान लगा रखी है कि काम समय पे खत्म होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चलो नेक्स्ट ट्राई करो, कोई बात नहीं है, बहुत सारे सेंटेंस है। टू स्क्रू अप वंस करेज, अपने करेज को स्क्रू अप कर लेना। टू रेगुलेट वंस ऑडेसिटी, टू लेसन वंस रेशनेस, टू गैदर वंस करेज, एंड टू डिस्करेज समबडी। अब बताएं क्या आंसर होगा। सोच समझ के आंसर करेंगे बेटा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, फटाफट आंसर दो भाई। सेशन को एक बार सब लोग लाइक और शेयर कर दो, है ना, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपने सही चीज़ें सीखी। टू स्क्रू अप वंस करेज, अपने करेज को स्क्रू अप कर देना, यानी कि कहते हैं ना करेज को टाइट कर लो, अब समय है कुछ करने का। टू गैदर वंस करेज विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे ऑडेसिटी को लेके कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या लिखा, द फ्रेज टू स्क्रू अप वंस करेज मीन्स टू मेक समवन ब्रेव इनफ टू डू समथिंग डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई फाइनली स्क्रूड अप द करेज टू टेल दैम दैट आई वॉज क्विटिंग, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने स्क्रूड अप कर लिया मेरे करेज को। नेक्स्ट आ जाओ, और टू मीट यू हाफ वे, टू मीट यू हाफ वे का आंसर क्या होगा। रेडी टू मीट यू ऑन द वे, रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद यू, रेडी टू सपोर्ट यू, एंड रेडी टू हैव अ क्लैश विद यू। सोच समझ के आंसर देना, क्या करेक्ट आंसर होगा। फटाफट आंसर मार्क करो भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, क्या हुआ इस बार कंफ्यूज हो गए, ठीक है। सुनो, आई एम रेडी टू मीट यू हाफ वे, मैं तुमसे आधे रास्ते मिलने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब क्या है, उधर से तुम आ जाओ, इधर से हम आ जाते हैं भाई, हम तुम्हारे घर नहीं मिलेंगे, तुम हमारे घर नहीं मिलोगे, ठीक है। रेडी टू मीट एट द हाफ वे, यानी कि आधा आधा कर लेते हैं, इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, याद रहेगा, याद रहेगा। रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ विद यू, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने दिमाग सही लगा लिया। कॉम्प्रोमाइज़ करना भाई, हाफ वे चलना है, आधा तुम चलो आधा हम चले, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने का रास्ता होता है, ठीक है। सिर्फ तुम चलोगे तो कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होगा, बहुत अच्छे। तो टू मीट यू हाफ वे इज अ फ्रेज विच मीन्स टू डू समथिंग, और मतलब टू डू सम ऑफ द थिंग्स दैट समवन वांट्स यू टू डू इन ऑर्डर टू शो दैट यू वांट टू रीच एन एग्रीमेंट और इम्प्रूवमेंट योर रिलेशंस विद दैम, ठीक है। जैसे आपने कहा, माई रूममेट्स वुड नेवर मीट मी हाफ वे विद क्लीनिंग, सो आई फाइनली गॉट माई ओन प्लेस, ठीक है। कभी भी मतलब क्लीनिंग में आधा काम नहीं करती थी, इसलिए मैंने अपना रूम बदल लिया, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आ रहा है ना समझ। तो देखो चीज़ें याद भी रहेंगी। अब होता है क्या है ना कि क्लास में जैसे मैंने अब आपको बता दिया, जब भी हाफ वे आएगा, आधा तुम चलो आधा हम चलें, तो अब ये लाइन याद रहेगी कि हाफ वे में ये था, इसका मतलब टू कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना है, एग्रीमेंट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। टू कॉल इन क्वेश्चन, क्या आंसर होगा बच्चे, टू कॉल इन क्वेश्चन। टू डाउट होगा, टू समन समबडी होगा, टू फोर्स समबडी टू एक्सेप्ट समथिंग दैट ही डज नॉट वांट टू डू, या फिर टू अपोज होगा। आंसर मार्क करो, करो भी क्वेश्चन।
करें? हाँ नहीं बेटा, आपको लगा होगा सबसे बड़ा, इसलिए सबसे सही आंसर होगा टू डाउट विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? आपको लगा होगा वो वाला, याद आ गया होगा ना फॉर्मूला, कि जो सबसे बड़ा है वही आंसर है। सी वालों ने सीखा नहीं, उनको याद आ रहा होगा अरे बड़ा वाला है यही आंसर होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो टू कॉल इन क्वेश्चन मीन्स होता है टू कॉज समवन और समथिंग टू बी इवेल्युएटेड, मतलब समझ लो, टू एग्जामिन और री एग्जामिन द क्वालिफिकेशन और वैल्यू ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ को री एग्जामिन करते रहना, यानी कि डाउट है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हमने क्या लिखा? द फैक्ट दैट अ पार्टी कैन बी वोटेड इनटू पावर बाय अ माइनॉरिटी ऑफ इलेक्टोरेट कॉल्स इन क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं अभी भी क्या है? कॉल इन क्वेश्चन है, यानी कि कंट्रोवर्सी का जगह है, डाउटफुल है। याद आ गया? ठीक है, मैं समझ गया था कि आपको वही याद आ रहा होगा कि सबसे बड़ा है, इसका मतलब वो आंसर है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या है? द फैक्ट दैट अ पार्टी कैन बी वोटेड इनटू पावर बाय अ माइनॉरिटी ऑफ द इलेक्शन कॉल्स इन क्वेश्चन द कंट्रीज इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमने कहा ही बात, टू बर्न वंस फिंगर्स, आसान, खुश हो गए होगे देखते ही। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, टू सेक्रीफाइस, टू इंटरफेयर इन समबडीज बिजनेस, टू सो द वे, क्या आंसर होगा? करो भाई। भूमेश्वर, अच्छा आपका नाम भूमेश्वर है, ठीक है, ऐसा लग रहा था भुवनेश्वर ही है। चलो भाई फटाफट आंसर मार्क करो। देखो मैंने कहा ना कि ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही आप झट से सॉल्व कर दोगे। और मैं आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, हम सब जानते हैं अगर 10 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो 6 7 8 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन ही नया आता है हर बार, ठीक है। तो उनको भी हमें तैयार करना है जो न्यू क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये रटा हुआ काम करके हम पेपर देने चले गए। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, क्या समझे? टू बर्न वंस फिंगर्स इज अ फ्रेज विच मीन्स टू हार्म वन सेल्फ, खुद को ही जला लेना, खुद की उंगलियां जला लेना। टू सफ़र कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। ही बर्न हिज फिंगर्स इन द स्टॉक मार्केट एंड हैज़ बीन टिमिड अबाउट इन्वेस्टिंग एवर सिंस, ठीक है, तब से आज तक, मतलब एक बार हाथ जल गया था, शेयर मार्केट में गलती कर दी, ज़्यादा पैसे लगा दिए, लुटने के बाद आज तक चुपचाप बैठे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाओ। टू स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड, मतलब क्या होगा बेटा? टू स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड मतलब टू गेट रिड ऑफ, किसी से मुक्ति पा लेना। टू बी हेल्पफुल व्हेन नीडेड, या फिर टू फॉरगेट वाइल स्पीकिंग, या टू बी ओवर ड्रंक। आंसर बताएं क्या आंसर होगा 46 का? फटाफट आंसर दे दो भाई। हम भी हीरो बनेंगे एक दिन, क्यों नहीं बनोगे बेटा? 101% बनोगे, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। आर टू स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड, हर तरीके से किसी के साथ खड़े रहना। टू बी हेल्पफुल व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है ना? हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ओके। और वो जो होते हैं वो फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि जो लोग आपको दुख में छोड़ के भाग जाते हैं उन्हें फेयर वेदर फ्रेंड्स कहा जाता है। टू स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड मीन्स टू बी यूजफुल और हेल्पफुल टू समवन, इट इम्प्लाइज दैट द थिंग इज बीइंग गुड फॉर द पर्सन इन एनी कॉन्टेक्स्ट। आपने कहा हिज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्पोकन इंग्लिश फील्ड हैज स्टूड हिम इन गुड स्टीड, कहीं ना कहीं बेटा उसका जो इंग्लिश बोलना है ना और इतने एक्सपीरियंस है वो उसकी हर जगह मदद कर जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अगेन बहुत बढ़िया सा मुहावरा। अ पावरफुल पर्सन, अ माइजर, अ क्लोज फ्रेंड, या अ कवर्डली पर्सन, बताएं क्या आंसर होगा? हेल्पफुल, बेनिवोलेंट, गुड सामरिटन, एडवोकेट, सपोर्टर, सपोर्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो क्लोज फिस्टेड इंसान होता है जो पैसे ही खर्च नहीं करता है, उसको हम माइजर कहते हैं। बहुत अच्छा आंसर, माइजर, इट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स सी द फ्रेज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन रेफर्स टू द idiom a close fisted person means not willing to spend or give much money, means stingy. For example, John is a close fisted person as he never participates in any charity, बहुत कंजूस है, किसी भी चैरिटी में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। तो अब ये 10 हो गए, फिर हम 5 नए सीखते हैं और एक बार फिर से हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से बताओ, मज़ा आ रहा है चीज़ें पढ़ने में? तो अब हम 5 नए मुहावरे ऐसे पढ़ लेते हैं एंड देन फिर से हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला है क्लाउड ऑन द होराइजन, मतलब प्रॉब्लम या ट्रबल होता है। क्या आपने कहा कहीं ना कहीं मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है होराइजन पे, कुछ गलत होने वाला है। विष्णु सेंस्ड दैट देयर वर मल्टीपल क्लाउड्स ऑन द होराइजन, इसको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। आगे ना बात समझ, तो क्या है क्लाउड्स ऑन द होराइजन? आपने कहा मुझे
हॉराइजन पे ना अंधकार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, कहीं ना कहीं बादल आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा कॉल इट अ डे, ये एक दो बार आ चुका है, बहुत अच्छा है बेटा। कॉल इट अ डे का मतलब होता है नाइट के लिए यूज़ करते हैं, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब वी हैव डन फॉर टुडे, नाउ इट इज़ टाइम टू कॉल इट अ डे। आज का काम खत्म हो गया, चलो बेड पे चलते हैं, सोते हैं। तो पूरा काम खत्म करने के लिए भी कॉल इट अ डे का मतलब यूज़ किया जाता है, और रात को सोने के लिए रिटायर टू बेड के लिए भी कॉल इट अ डे का यूज़ किया जाता है। आफ्टर द मूवी वी हैड प्लान टू गो टू द बीच बट वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एज एवरीवन वाज टायर्ड। मतलब हमने मूवी का डिसाइड तो किया था, लेकिन वी कॉल्ड इट अ डे कि भाई सब लोग थके हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा प्रेटी पैनी होती है एक्सपेंसिव, यानी कि पैनी तो है लेकिन प्रेटी पैनी है। जैसे आपको गोल्ड का कॉइन खरीदना पड़ जाए तो आप कह सकते हैं तो प्रेटी पैनी है, यानी कि बड़ा महंगा सा है। ठीक है, आपने कहा द ड्रेस शी वॉन्ट्स फॉर हर बर्थडे विल कॉस्ट अ प्रेटी पैनी, तो महंगे के लिए दो हो गए ना। ब्रेक द बैंक आज हो गया था, एक तो हो गया था ब्रेक द बैंक, यानी कि इतना एक्सपेंसिव है कि मुझे बैंक लूटना पड़ेगा, और दूसरा हो गया प्रेटी पैनी, मतलब एक अच्छा खासा पैसा खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बेटा स्नोड अंडर का मतलब क्या होता है? टू बी बिजी। स्नोड अंडर का मतलब होता है टू बी बिजी। माई फादर सीम्स टू हैव बीन स्नोड अंडर फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। कुछ हफ्तों से ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे मतलब स्नो है। तो आपने यूजुअली देखा होगा स्नो अगर नीचे है तो स्नो को हटाया जाता है। तो आप ऐसे एक इमेज बना लो कि जब बर्फ़ पड़ती है तो सबसे पहला काम होता है पैरों के नीचे से बर्फ़ को हटा देना, आइस को क्लियर कर देना, जिससे लोग चल पाएँ, ट्रैफिक मूव कर पाए। तो आपने कहा स्नोड अंडर है, यानी कि टू बी बिजी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पिग्स माइट फ्लाई। आप कहने की कोशिश करो काश ऐसा होता कि पिग्स उड़ लिया करते हैं। भाई पिग्स डू नॉट फ्लाई, इसका मतलब इमेजिनरी चीज़ से बात कर रहे हो। आपको किसी ने कहा कि भाई ऐसा हो जाएगा, आपने कहा पिग्स डू नॉट फ्लाई, यार पिग्स कभी नहीं उड़ते हैं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपने कहा काश पिग्स उड़ पाते, पिग्स माइट फ्लाई, मतलब समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा हुआ नहीं है, काश ऐसा हो पाता। ठीक है, समझ लो, दैट इज फॉर द इमेजिनरी। कहते हैं, आपने कहा ना कि काश ऐसा हो पाता, पिग्स माइट फ्लाई, कि पिग्स उड़ पाते। ओके, हाँ, पैटी पैनी लाइक वाइट एलिफेंट, बिल्कुल सही बात है बेटा, वाइट एलिफेंट भी होता है, बहुत एक्सपेंसिव एंड बियर सम पॉसेसन। आपने कुछ ऐसा खरीद लिया जैसे आप कर नहीं पाते। उटोपियन हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, बिल्कुल। तो आपने कहा टॉम आई विल वेक अप एट 5 AM एंड गो फॉर अ जॉग। मैरी कहती है एंड पिग्स माइट फ्लाई। समझ पा रहे हो, ऐसा आपके घर वाले भी कहते होंगे। जब आप कहते होगे कल सुबह 4 बजे से उठ के हम दौड़ने जाएंगे, तो आपके घर वाले कहते होंगे पिग्स माइट फ्लाई। ठीक है, तो याद आ रहा है कि आप बता सकते हो। या आपका भाई कहता है कल सुबह जाऊंगा घूमने, आपने कहा पिग्स माइट फ्लाइट का ऐसा काश ऐसा होता कि पिग्स उड़ पाते तो तुम भी घूमने चले जाते। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज। बेटा सरिता पुट हर फुट डाउन, बताओ क्या आंसर होगा कि ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। तो क्या लिखे? स्टूड अप होगा, वॉज फर्म होगा, गॉट डाउन होगा, या वॉकड फास्ट होगा? आंसर मार्क करें। बहुत बढ़िया भाई, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो, देखते हैं क्या करते हो आप इस क्वेश्चन के साथ में। वैसे तो आसान है, पुट हर फुट डाउन, क्या करना होगा बेटे? स्टूड अप होगा, ऐसे थोड़ी खड़ी हो गई, वॉज फर्म या फिर गॉट डाउन या फिर वॉकड फास्ट। करें शुरू? नहीं बेटा, गेट डाउन नहीं होगा, वॉज फर्म। पुट अ स्टेप डाउन, फुट डाउन, यानी कि वॉज फर्म, वो डिसाइडेड थी भाई, डिसाइडेड है। पुट योर फुट डाउन, आई एम गोइंग टू पुट माई फुट डाउन ऑन दिस इश्यू, मैं इस बात को लेकर कन्फर्म दूँ। द फ्रेज पुट योर फुट डाउन मीन्स टू यूज़ योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना, इसका मतलब नीचे नहीं आना है। गेट डाउन नहीं था, इसका मतलब होता है फर्म हो जाना। व्हेन शी स्टार्टेड बोरोइंग माई क्लोथ्स विदाउट आस्किंग आई हैड टू पुट माई फुट डाउन। जैसे उसने मेरे कपड़े बिना मेरे पूछे यूज़ करने शुरू कर दिए तो मुझे अपना पैर मतलब नीचे रखना पड़ा, यानी कि मुझे फॉर्मली कहना पड़ा नहीं करोगे ऐसा। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू टेल यू इन अ नट शेल लस्ट फॉर मनी एंड पावर रूइंड हर लाइफ। अब बड़ा आसान है, इन अ नट शेल कोई भी बता सकता है क्या होगा। टू टेल एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, या फिर आपने कहा कॉन्फिडेंटली होगा, या फिर इन डिटेल होगा, इन अ ब्रीफ मैनर होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी से आंसर दे दें, क्या आंसर होगा? आसान क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे आंसर, अरे भाई उल्टा लिख दिया, क्या कर रहे हो? इन अ नटशेल लास्ट में नहीं है, जब आप कोई ऐसे खत्म करते हैं, पैसेज खत्म करते हैं, तो इन अ नटशेल बता दो क्या हुआ था। नटशेल, नट छोटा सा होता है, उसके अंदर अंदर का बता दो, यानी कि बेटा इन अ ब्रीफ मैनर। कहाँ घूम रहे हो?
डिटेल्स में कैसे हो सकता है, नट शैल में। किसी मैंने पूछा भाई आज सारे दिन आपने क्या कहा, आपने कहा नट शैल में बता रहा हूँ, आज का दिन मेरा ऐसा ही था जैसा कल वाला था, बात खत्म हो गई। तो दैट इज कॉल्ड द ब्रीफ, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नट शैल में बताना है, कोई नट इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हमने क्या लिखा है, पुट समथिंग इन अ नट शैल मीन्स टू एक्सप्रेस समथिंग इन एन ऑब्वियस वे, मतलब साफ सुथरा सीधा सीधा बता दिया, इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, कम से कम शब्दों में, कंसाइज हो सकता है, एंड एग्जैक्ट अ यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच, ठीक है। समझ पा रहे हैं, आपने क्या लिखा, वेल टू पुट इट इन अ नट सेल वी हैव लॉस्ट द इलेक्शंस सेट द पार्टी लीडर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, द कावेरी वाटर इशू लेड टू एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। जल्दी से बताओ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, कॉज ऑफ एंगर होगा, कॉज ऑफ हेटर्ड होगा, कॉज ऑफ क्वेरल होगा, कॉज ऑफ एनिमोसिटी होगा। ये ऐसा मुहावरा है जो सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, तो सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने कहा था ना, सबको याद है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और दूसरा क्या था, लिख के दिखाओ जल्दी से। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, दूसरा झगड़े की जड़ के लिए क्या मुहावरा होता है, फटाफट बताएंगे। इसका आंसर सी होगा, दूसरा आप लिख के दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। द idiom apple of discord refers to the core kernel और crux के लिए आता of an argument or a small matter that could lead to a bigger dispute. It is something that causes unhappiness or trouble. For example, the ancestral property became an apple of discord among the three brothers. ठीक है, आगे समझ। हाँ, क्वेरल होगा, बेलिकॉज होगा, बेलिजरेंट होगा, फाइट होगा, असॉल्ट होगा, असेल होगा। बिल्कुल सही लिख रहे हो। मैं दूसरा मुहावरा पूछ रहा था, क्या आंसर होगा। बीन वंस बॉनिट का मतलब बेटा कभी भी फाइट नहीं होता है, बीन वंस बॉनिट का मतलब होता है थोड़ा सा एंग्री एग्रेसिव हो जाना, दिमाग खराब होना, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के लिए होता है बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट बताएंगे, मार्टी ब्रोक अ डाइनिंग रूम विंडो एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन हर फादर गॉट होम, ठीक है। बिल्कुल समीर सही है, बोन ऑफ कंटेंशन होगा। एक्सेप्ट द पनिशमेंट, लिसन केयरफुली, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस या लिसन टू म्यूजिक। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। फेस द म्यूजिक। सेंटेंस पढ़ के समझ आ रहा है कि मार्टी ब्रोक अ डाइनिंग रूम विंडो, तोड़ दिया, एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन हर फादर गॉट होम। घर आएंगे तो भाई फादर अब उसे फेस करना पड़ता है म्यूजिक को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट द पनिशमेंट। बियर द कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकता है। बियर द कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है तुम्हें कहीं ना कहीं बेटा सामना करना होगा सारी की सारी कॉन्सिक्वेंसेज का। The phrase face the music means to be confronted with the unpleasant consequences of one's actions. In the given sentence, Marty broke the window and had to face the consequences, problem या punishment from her father when her father returned home. समझ आ गया, नेक्स्ट आता है। Then it comes to dancing, he is all thumbs. Then it comes to dancing, जब dancing की बात करते हैं he is all thumbs मतलब an expert है और ट्रेनर है, क्लमसी है और लेजी है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। बड़ा अच्छा मुहावरा है, सच बता रहा हूँ। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं, बस मुझे ये देखना है। मुहावरा बहुत अच्छा है, ये बात बिल्कुल सही है। करो आंसर। एक्सपर्ट, हाँ आपने कहा देन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम्स, मतलब वो सारे के सारे थम्स है, ठीक है। हाँ बेटा, अब मेरी बात सुनो, थम्स अप का मतलब होता है किसी को ये कहना तुम बहुत बढ़िया हो, ठीक है। ऑल थम्स मतलब वो अंगूठे जैसा है, इसका मतलब कुछ नहीं आता है, ठीक है। क्लमसी विल बी द करेक्ट आंसर। हो गई ना कंफ्यूज। थम्स अप आपने खुद ही मान कर लिया कि थम्स अप है। देखो ऑल थम्स मीन्स वेरी ऑकवर्ड एंड क्लमसी स्पेशली विद वंस हैंड्स, समझ गए। कभी कभी आपने देखा होगा अंगूठा रहता है ना, कि ये वाला भी तो रहता है, एक तो रहता है थम्स अप, एक ये वाला रहता है ना, ऐसे हिला देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यार तुम बस ऐसे ही हो, थम्स अप कुछ नहीं है, तुम थम्स हो, तुम बस अंगूठे जैसे हो। तो पामेला इज ऑल थम्स व्हेन इट कम्स टू गार्डनिंग। जब गार्डनिंग की बात आती है तो वो क्लमसी है, उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब याद रहेगा, थम्स अप पॉजिटिव होता है, थम्स नेगेटिव होता है। ऑल थम्स का मतलब क्लमसी, तुम बस अंगूठे जैसे हो, तुम्हारे अंदर कोई दिमाग नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। The officials played ducks and drakes with the public money. The officials played ducks and drakes with the public money. तो जो ducks and drakes है इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्पेंट करना या प्रिजर्व कर लेना, कलेक्टेड कर लेना या स्क्वेंडर्ड कर देना। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सिली होगा,
अनएजुकेटेड होगा, वेस्ड होगा, क्लमसी होगा, नॉनसेंस होगा, और न्यूफाइट हो सकता है, इनएक्सपीरियंस्ड हो सकता है। बिल्कुल बेटे, स्क्वेंडर्ड होता है पैसे को बर्बाद कर देना, ऐसे डक्स एंड ड्रेक्स, पानी की तरह पैसा बहा देना, ये समझ जाओ, दैट इज कॉल्ड डक्स एंड ड्रेक्स। ठीक है, सी। तो डक्स एंड ड्रेक्स क्या है? टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद और टू मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ मीन्स होता है टू यूज रेकलेसली, टू स्क्वेंडर। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हिज फॉर्च्यून, उसने अपने फॉर्च्यून को पानी की तरह बहाया है। नेक्स्ट आ जाओ, His investments helped him make a killing in the stock market. His investments helped him make a killing in the stock market. यानी कि lose money quickly, plan a murder quickly, murder someone quickly या make money quickly. जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। ओके, फटाफट आंसर दो। हाँ, होल इन वंस पॉकेट मतलब स्क्वेंडर कर देना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पैसे को पानी की तरह बहा देना। होल इन वंस पॉकेट, आपके पॉकेट में एक होल है और बहुत सारा पैसा ऐसे निकल जाता है, कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से निकल जाता है। ठीक है, ही इज किलिंग इन द मार्केट राइट नाउ। अब इसका मतलब ऐसे थोड़ी मार्केट में जाके बिल्कुल किल कर रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर देखो मुहावरे तो ऐसे हैं, ट्रांसलेशन भी कुछ ऐसे होती है। किसी ने कहा सड़क पर गोलियाँ चल रही हैं, तो वैसे थोड़ी कहेंगे बुलेट्स आर रनिंग ऑन द रोड। ऐसे ट्रांसलेट थोड़ी करते हैं कि सड़क पर गोलियां चल रही हैं, बुलेट्स आर वॉकिंग या रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो देयर इज अ शूट आउट ऑन द रोड, ऐसे तो होगा। तो ऐसे ही बात है ना बेटा, किलिंग इन द मार्केट। अब वो मार्केट में मार थोड़ी रहा है किसी को, पैसा कमा रहा है। ठीक, तो मेक मनी क्विकली, बहुत अच्छे से पैसा कमा रहा है, बहुत मोटा पैसा कमा रहा है। ठीक है, ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट आ जाओ। तो आपने कहा द गिवन ईडियम मेक अ किलिंग रेफर्स टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी वेरी क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड मेक अ किलिंग सेलिंग योर आर्ट वर्क एट द आर्ट फेयर। तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट बताएंगे, देर इज नो गेन से द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टीज। तो देर इज नो गेन से क्या होगा? इग्नोरिंग होगा, हाइडिंग होगा, फॉरगेटिंग होगा, डिनाइंग होगा। जल्दी से आंसर बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करो भी फटाफट से आंसर मार्क करें, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। करो भी जल्दी से करो, क्लास का भी टाइम हो गया। फटाफट फटाफट आंसर दे दें, क्या क्या आंसर होगा, करो। नहीं बच्चे, डिनाइंग विल बी द करेक्ट आंसर। गेन से कर देना, किसी नहीं, छुपाना नहीं होता है, डिनाई करना होता है, हाइडिंग नहीं है। सी, द फ्रेज गेन से का मतलब ही होता है टू डिनाई, डिस्प्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट और स्पीक और एक्ट अगेंस्ट और अपोज कर देना। समझ गए? किसी बात से मना कर देना, मुकर जाना। ठीक है, तो आपने कहा शी वॉज गोइंग टू फैशन द एंड ऑफ हर एग्जिस्टेंस इन हर ऑन वे एंड इन दिस डिटर्मिनेशन शी वुड नॉट बी गेनसेड, मतलब उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। आंसर बताएं क्या आंसर होगा। शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, आंसर बताओ क्या होगा। शी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, आंसर बताएं। स्पीक पोलाइटली, स्पीक्स फ्रैंकली, स्पीक्स र्यूडली या स्पीक स्वीटली। फ्रैंकली, बिल्कुल सही बात है। स्पीक्स फ्रैंकली, नो पंचेस, कोई पंच नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ओपन बोलती है, ऐसे नहीं कि पंच मार दिया। द फ्रेज पुल नो पंचेस मीन्स टू स्पीक इन एन ऑनेस्ट विदाउट ट्राइंग टू बी काइंड। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू HR मैनेजर पुल्स नो पंचेस व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द एम्प्लॉयज। ठीक है, वो कोई पंच पुल नहीं करता है। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। Going abroad, going to spaces, talented and successful, friendly and amicable। आंसर बताएं क्या आंसर होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इसका आंसर बताएं और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, चीज़ें समझ आई। ऐसा ही बेटा फ्राइडे को, हर फ्राइडे हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एक पैसे वो रखेंगे सेशन, और आपको करना ये है कि वो सारे मुहावरे जो आपको नए लगते हैं उन्हें प्लीज़ नोट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या लिखा गया। द फ्रेज गोइंग प्लेसेस मीन्स स्टार्टिंग टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ और करियर। फॉर एग्जाम्पल, द बिजनेस इज गोइंग प्लेसेस आफ्टर द न्यू पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि गोइंग प्लेसेस का मतलब है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ठीक है, Keep imbibing
We believe in you.